हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। आज के इस वीडियो में जो हमारे क्रिया के प्रकार रह गए थे दो और उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कोई एक बच्चे का कमेंट आया था कि उसने पूछा कि मैम संप्रदान कारक में और ये जो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है ये दोनों सेम ही होती है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि प्रेरणार्थक क्रिया में व्यक्ति जो होता है, जो काम करने वाला होता है, वो किसी और से कार्य करवा रहा होता है। ठीक है, जो कि संप्रदान कारक में ये होता है कि वह खुद मतलब कार्य करता है लेकिन वो किसी और के लिए कार्य करता है, अपनी इच्छा से वो किसी और के लिए कार्य करता है। ठीक है, जैसे मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल बताया था कि पूजा के लिए फूल लाना और पिताजी जो कि है माता जी के लिए साड़ी ला रहे हैं, तो वो अपनी इच्छा से जो करता होता है वो अपनी इच्छा से ही कार्य करता है। और इसमें क्या होता है कि वह फूल लाना यानी कि वो अपने लिए ही कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि माँ के लिए कोई साड़ी ला रहा है। ठीक है, तो के लिए उसमें कारक पहचाना जाता है। ठीक है, और इसमें क्रिया की बात हो रही है तो कारक में और क्रिया में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो इसमें सीधी भाषा में ये समझ लेना कि संप्रदान कारक जो है उसमें वो किसी और के लिए कार्य करता है, केवल वो खुद ही करता। और इसमें जो करता है वो किसी और से कार्य करवाता है। ठीक है, ना कि संप्रदान कारक में वो किसी और से करवाता है बल्कि वो खुद ही कार्य करता है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें। ठीक है, और ऐसे कोई समझ में नहीं आए तो फिर से कभी क्लियर कर लेना। ठीक है, अब हम आगे का जो हमारे प्रकार है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हमारा पांचवा जो प्रकार है वो है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पांचवा कौन सा हमारा? पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि जो क्रिया पहले आती है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी कि जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद, यानी कि एक वाक्य में आपकी दो क्रिया आएगी, उनमें से जो आपकी एक क्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया होती है। ठीक है, तो जो पहले वाली क्रिया थी जो कि समाप्त हो गई थी उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे उदाहरण देके समझा रही हूँ आपको। जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया होती है, तब समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया जो होती है, ठीक है, तो उस दूसरी क्रिया के पहले जो क्रिया आ रही है यानी कि जो समाप्त हो गई थी उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देके समझा दूँ तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे कि वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, वह खाना खाकर सो गया। अब वह की जगह कोई भी नाम ले सकते हो, मोहन, सोहन, रोहन, जो भी है। तो इसमें क्या है कि वह खाना खाकर सो गया। इसका मतलब यह है वाक्य में देखो ध्यान से देखो, इसमें वह खाना
यानी कि उसने खाना भी खाया है, ठीक है। तो पहली क्रिया हो गई कि उसने खाना खाया है, ठीक है। और फिर खाकर और क्या हो गया, वो सो गया। तो पहले तो खाना खाया, उसके बाद में वो सो गया, ठीक है। तो इसमें दो क्रिया हो रही है। तो पहली क्रिया तो हो गई हमारी ये, ठीक है। दूसरी क्रिया हो गई हमारी ये, यानी कि एक वाक्य में दो क्रिया हो रही है। पहले तो उसने खाना खाया था, उसके बाद वो सो गया, तो दो क्रिया हो गई ना। खाना खाना भी एक क्रिया होती है, सोना भी एक क्रिया होती है, ठीक है। तो खाना खाकर वो सो गया। तो अब इसमें डेफिनेशन में देखो कि क्या हो रहा है। जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद, यहाँ तक देखो बाद के बाद में, तो समाप्त हो जाने के बाद यानी कि खाना खाकर यहाँ तक उसने एक क्रिया कर ली, यानी कि एक काम उसने कर लिया, यानी कि उसने खाना खा लिया। तो एक क्रिया तो यहाँ पे समाप्त हो गई, ठीक है। अब दूसरी क्रिया होती है, तो दूसरी क्रिया ये हो रही है कि वो सो गया है। तब समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, यानी कि दूसरी से पहले जो पहले थी, जो समाप्त हो रही थी, पहली क्रिया दूसरी क्रिया से पहले जो एक क्रिया समाप्त हो रही थी, उसी को ही हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, ठीक है। पूर्व का मतलब पहले वाली क्रिया, ठीक है। जो कि पहले वाली क्रिया दूसरी क्रिया से पहले ही वो समाप्त हो गई है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। समझ में आ गया इसमें आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मान लो रमेश अपना होमवर्क करके स्कूल गया, ठीक है। तो अपना गृह कार्य करके फिर वो स्कूल गया। तो गृह कार्य भी उसने किया, यानी कि एक काम उसने पहले किया और फिर वो विद्यालय चला गया, ठीक है। तो दो काम हो गए ना उसके। तो विद्यालय चला गया, तो ये दूसरी क्रिया थी। और इसके पहले कौन सी थी कि उसने अपना गृह कार्य कंप्लीट करके फिर वो गया। तो जो गृह कार्य किया उसी क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे हमारी है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया, ठीक है। अपूर्ण क्रिया में हमारे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे वाक्य पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होता, यानी कि उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ऐसी क्रियाएं जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण क्रिया कहलाती है, ठीक है। ऐसी क्रियाएं जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता उसे हम अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण में बताऊं यहाँ पे, ठीक है। इसमें जैसे अर्थ हो जाए, इसका वाक्य हो जाएगा, मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो इसमें हमारे क्या हो जाएगा, यूट्यूबर। अब इसका मतलब क्या, अर्थ क्या है इसका, कोई समझ में नहीं आ रहा हमें, ठीक है। यूट्यूब तो कोई भी बनाते, कोई नाम पता कुछ भी नहीं है इसमें, केवल इतना बताया गया है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। अब कौन है, कहाँ से है, क्या है, हमें नहीं पता, यानी कि इस वाक्य में हमें पूरी तरीके से अर्थ इसका स्पष्ट नहीं हो रहा है। कोई इसकी जानकारी नहीं है हमें कि भाई ये कौन है, कहाँ से है, ठीक है, क्या नाम है इसका, कुछ भी नहीं पता इसमें। तो इसमें अर्थ हमें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों में हमें अपूर्ण क्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आया कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं और अपूर्ण क्रिया किसे कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया होती है, तब समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। जो मैंने आपको ऐसे उदाहरण देके बताया।
फिर है अपूर्ण क्रिया। तो ऐसी क्रियाएं जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता वो अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण। ए जो है, ए का मतलब क्या होता है, न के बराबर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के अंदर। ठीक है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का फल, ठीक है, कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़ता है, और अकर्मक में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि उसमें क्रिया का फल होता है लेकिन वो कर्म पर नहीं पड़ता है, यानी कि वो न के बराबर है ए, तभी तो इसमें अकर्मक लगाया ना। वैसे इसमें है पूर्ण होती है तो पूर्ण वाक्य बन जाता है, वहाँ पे पूरा वाक्य वहाँ पे बन जाता है। लेकिन इसमें ए आ गया तो ए का मतलब क्या होता है, न के बराबर, जिसमें अर्थ स्पष्ट ना हो। ठीक है, उसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। समझ में आया इसमें? ठीक है, अब फिर से मैं आपको वापस बता रही हूँ, सामान्य आप कारकों और क्रियाओं को आपस में मेल नहीं कर सकते हैं। उन दोनों में अलग अलग कहीं ना कहीं, हाँ इतना हो सकता है कि वो मैच करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो मिल जाते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अर्थ अलग होता है, जो कि आपको थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना होगा। और अगर मैं जैसे आपको वीडियो बताती हूँ तो आप उसको ध्यान से और दिमाग से उसको पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। ठीक है, और फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।